अस्सलाम वालेकुम मेंबर्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। अच्छा, तो आज हम बात करेंगे पीएचडी प्रैक्टिस टेस्ट नंबर 3 के मैथमेटिक्स पोर्शन के सॉल्यूशन की। तो चलते हैं पहले क्वेश्चन की जानिब। अच्छा, हमारे पास जो पहला क्वेश्चन है वो है एलसीएम ऑफ 16, 20, 24 और 30 का एलसीएम हमारे पास क्या है। ठीक है, तो पहले आपने क्या करना है, इसका एलसीएम निकालना है। ठीक है, तो ये हो जाएगा 16, 20, 24 और 30। हम इसका क्या करेंगे, पहले एलसीएम लिखेंगे। अब ऐसा टेबल लेना है जो इन सब के ऊपर डिवाइड हो सके। ठीक है, तो हम इस तरह करते हैं, हम 2 वाला लेते हैं। देखिए, तो 2 वाला टेबल जो है ना, इस पे 16 पे देखिए 8 और 20 पे 10 बार और 24 पे 12 बार और 30 पे 15 बार। ठीक है, अब फिर इस तरह कोई टेबल लेना है जो इन सब को मतलब जो ज़्यादा से ज़्यादा को डिवाइड कर सके। ठीक है, तो फिर हम 2 ले लेते हैं। ठीक है, अब देखिए 8 पे ये 4 और 10 5 और देखिए ये 2 इंटू 6 12। ठीक है, और 15 पे तो 2 वाला टेबल जाता नहीं, तो वैसे का वैसा रहेगा। ठीक है, फिर थोड़ा सा 2 लिख ले ताकि ये जो 2 वाले टेबल जो फैक्टर्स रहेगा वो सिंप्लीफाई हो सके। तो देखिए 4 पे फिर 2 वाला टेबल जाता है तो ये हो जाएगा 2, 5 पे तो जाता नहीं है, 6 पे फिर ये डिवाइड हो जाएगा 3 हो जाएगा और 15 पे तो जाता नहीं है 2 वाला टेबल, तो ये वैसे कैसा रहेगा। अब एक दफ़ा फिर 2 लिख लेते ताकि ये सिंप्लीफाई हो सके, तो ये सिंपल हो जाएगा 1 हो जाएगा, बाकी पे तो जाता नहीं है 3 वाला टेबल, तो वैसे के वैसे रहेंगे। ठीक है, अच्छा अब देखें, अब हमारे पास रह गया 5, 3 और 15। तो पहले हम इस तरह करते हैं, पहले 5 वाला टेबल ले जाते हैं क्योंकि वो 2 को थोड़ा सा सिंपल कर देगा। ये भी 1 हो जाएगा, 3 पे तो जाता नहीं है और 15 हमारे पास 3 हो जाएगा। इसी तरह अब लास्ट पे जो हमारे पास रह गया वो हमारे पास 3 रह गया, तो 3 जो है ना सबको फिर सिंप्लीफाई कर देगा। ठीक है, अब देखिए बस अब ये जो है ना हमारा एलसीएम रह गए जो 16, 20, 24 और 30 का एलसीएम यही होगा। अब हमने क्या करना है, इनको आपस में मल्टीप्लाई करना है, यानी 2 ज़रबे 2 ज़रबे 2 और ज़रबे 5 और ज़रबे 3। ठीक है, अब आप इनको आपस में मल्टीप्लाई करें। 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 2 8, 8 इंटू 2 16, 16। ठीक है, 16 मल्टीप्लाई 5 ज़रबे 3। ठीक है, अब देखिए 5 वाला टेबल 16 से मल्टीप्लाई करें, देखिए क्या होता है 5 6 30, 3 कैरी हो जाएगा, 5 1 5 और 80। ठीक है, 80 इंटू 3, अब 80 इंटू 3 का आपस मल्टीप्लाई करें, 3 0 0 और 8 3 24, यानी 240। तो हमारे पास ये जो पहला क्वेश्चन है कि एलसीएम ऑफ 16, 20, 24, 30 का एलसीएम हमारे पास क्या है, तो इसका एलसीएम हमें निकाल लिया 240, यानी सी हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है इसका। ठीक है, अच्छा तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन की जानब जाते हैं। अच्छा, अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज नॉट, यानी इनमें से कौन सा 3 से डिवाइड नहीं हो सकता, इनमें से कौन सा 3 से डिवाइड नहीं हो सकता। ठीक है, तो पहले तो आप लोग ये सीख लें कि 3 की डिविजिबिलिटी आप लोगों ने कैसे चेक करनी है, 3 की डिविजिबिलिटी कैसे चेक करनी है। ठीक है, तो इसका जो तरीका वो ये है कि जितने भी डिजिट हो उनको आप क्या करेंगे, आपस में ऐड करेंगे। फॉर एग्जांपल हमसे पूछते हैं ना कि 1 2 मतलब 123, ये 3 से डिवाइड हो सकता है या नहीं, तो ये आपने कैसे चेक करना है, आपने क्या करना है, आपने इसके अंदर जो डिजिट है, फॉर एग्जांपल ये 1 है, ये 2 है और ये 3 है, इनको क्या करेंगे, पहले आपस में ऐड करेंगे, यानी 1 + 2 + 3। अब देखिए इनको आपस में ऐड करें तो इनका जवाब हमारे पास क्या आता है, 1 + 2 3 और 3 + 3 6 आता है। अब ये जो आपने इनको ऐड कर लिया ना, अब इसको चेक करें कि ये 3 पे डिवाइड हो सकता है या नहीं। तो देखिए 6 3 पे डिवाइड हो सकता है कि नहीं, हो सकता है ना, यानी 6 / 3 ये हमारे पास 2 आता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब 6 3 पे डिवाइड हो सकता है तो इसका मतलब ये हुआ कि 123 भी 3 पर डिवाइड होगा। तो आप लोग चेक कर लें, 123 को 3 पे डिवाइड कर लें तो ये हमारे पास सॉल्व हो सकते हैं, यानी इसका जो जवाब हमारे पास आता है वो क्या आता है, हमारे पास 41 आता है। ठीक है, तो मतलब डिविजिबिलिटी अगर आपने चेक करनी हो बाय 3 तो आप क्या करेंगे, जितनी भी डिजिट होती है उनको आपस में ऐड करेंगे इस तरह। ठीक है, आपस में ऐड करें, फिर जो उसका सम आ जाता है 6 आ जाएगा, 9 आ जाएगा, जितना भी आएगा वो आपने चेक करना है कि अगर वो 3 पे डिवाइड हो सकता है तो ये पूरा के पूरा ये जो कंप्लीट हमें नंबर दिया गया होता है ये भी 3 पे डिवाइड हो सकेगा। ठीक है, तो अब हम एक चेक करते हैं, अपनी इन बातों को याद रखना है। ठीक है, अब हम चेक करते हैं, एक पे लगाते हैं कि ये सही है कि नहीं। अच्छा, अब हम पहले उठाते हैं 219 को चेक करते हैं कि 3 से डिवाइड हो सकता है या नहीं हो सकता। ठीक है, अब देखिए 219 में देखिए क्या क्या है, 2 है जमा 1 है जमा 9 है, इनको आपस में ऐड करें तो हमारे पास क्या आता है, हमारे पास 12 आता है, मतलब 2 जमा 1 3 और 3 जमा 9 12। ठीक है, तो देखिए 12 3 पे डिवाइड हो सकता है या नहीं, तो ये हो सकता है। अब जब ये हो सकता है तो ये वाला ऑप्शन तो हमारे पास करेक्ट नहीं है, क्योंकि वो हमसे पूछ रहा है कि कौन सा डिवाइड नहीं हो सकता। 219 तो डिवाइड हो सकता है, तो इसको आप लोग क्या करेंगे, इसको आप दरमियान से ख़त्म कर लें कि हमारे पास अब 3 ऑप्शन रह गए। ठीक है, अब हम दूसरा चेक करते हैं, दूसरा है हमारे पास 433। अब देखिए 433 में क्या क्या है, 4 है 3 है और 3 है। ठीक है, तो ये हमारे पास हो जाएगा 4 जमा 3 7 जमा 3 10। अब देखिए 10 क्या 3 पे डिवाइड हो सकता है, नहीं हो सकता, तो ये हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, लेकिन हम थोड़ा और भी चेक कर लें कि इनमें से और कोई ऑप्शन तो इस तरह नहीं है जो 3 पे डिवाइड ना हो सके। ठीक है, अब तीसरा जो हमारे पास है वो है 1 5 1 2। अब देखिए इसमें हमारे पास क्या है, 1 है 5 है 1 है और 2 है। अब आप इनको सब आपस में ऐड कर ले तो हमारे पास हो जाएगा 1 जमा 5 6 जमा 1 7 जमा 2 9। अब देखिए 9 3 पे डिवाइड हो सकता है कि नहीं, तो ये भी हो सकता है। तो आप क्या करेंगे, इसको भी दरमियान से खत्म कर लें कि ये भी डिविजिबल बाई 3 है, क्योंकि क्वेश्चन में हमसे पूछ रहे हैं कि नॉट डिविजिबल बाई 3, वो नंबर बताओ जो
3 से डिवाइड ना हो सके, ठीक है। तो ये दो तो आप दरमियान से हटा लें क्योंकि ये तो डिवाइड हो सकते हैं, ठीक है। अब ये हम लास्ट वाला भी चेक कर लेते हैं, ठीक है। तो लास्ट वाला है हमारे पास 1645, ठीक है। तो 1645 तो ये हमारे पास हो जाएगा 1 + 6 + 4 + 5। तो ये देखिए हमारे पास क्या आता है 1 + 6 7 7 + 4 11 11 + 5 16। तो देखिए 16 क्या 3 से डिवाइड हो सकता है? नहीं हो सकता, ठीक है। तो ये ऑप्शन भी हमारे पास करेक्ट है, यानी द फॉलोइंग नंबर्स आर नॉट डिविजिबल बाई 3। ये जो बी ऑप्शन है और डी ऑप्शन है ये दोनों हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है। तो यहाँ पर मुझसे गलती हुई है, मैंने 2 ऑप्शन दिए हैं, लेकिन हमें इधर क्या ऑप्शन मिलेगा? सिर्फ एक ही ऑप्शन मिलेगा। अगर क्वेश्चन इस तरह आएगा ना तो आपने चारों को चेक करना है, जो इनमें से डिवाइड ना हो सके उसी के आपने टिक लगाना है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे तो दोनों डिवाइड नहीं हो सकते, तो यहाँ बी एंड डी दोनों करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ इसके आप लोग को समझ आ गई होगी। अच्छा, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की जानिब जाते हैं। थर्ड क्वेश्चन है हमारे पास कि इफ़ 15 डिवाइडेड बाय 7 = 5, तो हमारे पास रिमाइंडर क्या होगा? कह रहे हैं कि इफ़ 35 डिवाइडेड बाय 7 = 5 देन द रिमाइंडर इज व्हाट, ठीक है। तो ये मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था कि क्वेश्चन क्या होता है, रिमाइंडर क्या होता है, ये मैंने आप लोगों को पहले बताया था, लेकिन एक दफ़ा फिर चेक कर लेते हैं इसको, ठीक है। अब ये है हमारे पास कि 35 डिवाइडेड बाय 7। अब देखिए 7 वाला टेबल 35 पे कितनी बार जाता है? 5 बार जाता है। तो ये हमारे पास हो गया, ये बिल्कुल मतलब नीचे 0 रह गए, कुछ भी नहीं रह गए, ठीक है, मतलब खत्म हो गया, ठीक है। अब देखिए, अब इसमें ये जो होता है ये हमारे पास क्वोशंट होता है जो कि यहाँ पर दिया गया है, देखिए, ठीक है। और ये जो हमारे पास होता है ये हमारे पास डिवाइडर होता है जो इसको डिवाइड कर रहा होता है, और ये जो नीचे बच जाता है इसको कहते हैं रिमाइंडर। तो देखिए अगर हम 35 को 7 पे डिवाइड करें तो नीचे हमारे पास क्या रह जाता है? 0 रह जाता है। तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन है वो हमारे पास ए ऑप्शन करेक्ट है। लेकिन अगर इधर क्वेश्चन होता है कि इफ 35 डिवाइडेड बाय 7 = 5 देन द क्वोशंट इज व्हाट, तो अगर क्वोशंट का पूछते तो वो हमारे पास 5 है, लेकिन यहाँ पे हमसे रिमाइंडर पूछ रहे हैं, तो रिमाइंडर हमारे पास यहाँ पर क्या है? 0 है, क्योंकि कुछ भी नहीं बचता। अगर 35 को आप 7 पे डिवाइड करो तो उसका जब 5 आता है, आगे कुछ भी नहीं रह जाता पीछे, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ इसकी भी आप लोगों को समझ आ गई होगी। अच्छा, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की जानिब जाते हैं। अच्छा, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास कि आमिर एड RS 300, आमिर के पास 300 रुपीज है। ही बॉट बिस्कट, फिर उसने क्या लिए? बिस्कट्स लिए, लेकिन मेंशन नहीं कि कितने रुपीस का बिस्कट्स लिए, सिर्फ ये मेंशन किया है कि इसके पास जो टोटल अमाउंट थी यानी 300, मतलब उसमें से 2/5 हिस्सा उसने बिस्कट पे खर्च किया। तो मतलब हम हमसे पूछ रहे हैं कि उसने कितना अमाउंट खर्च किया, ठीक है। अब आपको डायरेक्ट ये नहीं बताएगा कि उसने इतने के बिस्कट लिए, उसने आपको जो है ना परसेंटेज, मतलब एक किस्म के दूसरे तरीके से आपको बताया कि 2/5 हिस्सा उसने बिस्कट पे खर्च किया। तो हमारे पास उसने मतलब कितना उसने रुपीज़ की शक्ल में खर्च किया बिस्कट पे, ठीक है। तो आपने क्या करना है, इसका सिंपल तरीका ये कि आपने 2/5 को 300 के साथ मल्टीप्लाई करना, ये आपको बता देगा कि इसने कितने रुपीज़ बिस्कट पे खर्च किए, ठीक है। तो अब देखिए ये 5 वाला टेबल जो है ना 300 पे जाता है ना, देखिए 5 वाला टेबल 300 पे 60 बार जाता है, तो पीछे हमारे पास क्या रहेगा? 60,000 पे 2, तो ये होता है 120 रुपीज़, ठीक है। मतलब उसके पास जो 300 रुपीज़ थी उसमें उसने टोटल 120 रुपीज़ बिस्कट पे खर्च किए। 120 का मतलब 2/5, यानी 300 का 2/5 हिस्सा उसने बिस्कट पे खर्च किया, ठीक है। और क्वेश्चन में भी कह रहे हैं कि आमिर हैड RS 300 रुपीज़, ही बॉट बिस्कट फॉर 2/5 ऑफ दिस अमाउंट, यानी 2/5 हिस्सा इस अमाउंट का उसने बिस्कट पे खर्च किया, और 2/5 हिस्सा हमने निकाल लिया, वो कितने हमारे पास? 120 रुपीज़, ठीक है। तो ये ऑप्शन इधर मौजूद है, डी ऑप्शन, सॉरी सी ऑप्शन, ठीक है। अच्छा, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की जानिब जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन रेशियो की शक्ल में है कि द रेशियो ऑफ बॉय टू द गर्ल, ठीक है। एक क्लास के अंदर बॉयज़ और रेशियो की जो गर्ल्स की जो रेशियो है वो हमारे पास कितनी है? 3/4। द रेशियो ऑफ बॉयज टू द गर्ल इन द क्लास इज 3/4, ठीक है। अब पहले इन लोगों ने रेशियो मेंशन की है, फिर इन लोगों ने कहा कि अगर बॉय 27 है क्लास में तो गर्ल्स कितनी होंगी, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, आपने क्या करना है, इसका सिंपल तरीका ये है, देखिए क्वेश्चन कह रहे हैं कि इफ देयर आर 27 बॉयज देन द गर्ल्स विल बी, यानी गर्ल्स कितनी होंगी, ठीक है। तो आपने क्या करना है, आपने इस तरह करना है कि जो गर्ल्स की तादाद हमसे मांगी जा रही है उसको फॉर एग्जांपल आप लोग क्या सपोज कर ले? X सपोज कर ले, ठीक है। अच्छा, अब देखिए, अब इसको थोड़ा हम सॉल्व करते हैं, साइड पे कर लें। अच्छा, अब देखिए, अब उन लोगों ने हमें रेशियो दी थी ना कि बॉय और गर्ल की रेशियो हमारे पास 3/4 है। अब बॉय की उन लोगों ने वो तो बता दिया कि बॉयज़ हमारे पास कितने 27 है क्लास में, और गर्ल्स की तो हमने मालूम करनी है, तो हमें क्या करेंगे, इधर X लिखेंगे, यानी गर्ल्स की तादाद X है हमारे पास, और रेशियो तो हमें उन लोगों की मिली हुई है 3/4। अब आपको पता होगा इसको कैसे सॉल्व करना है, तो सिंपल तरीका है, ठीक है। X तो हमने मालूम करना है, तो X को हम इधर ले जाएंगे। अब जब ये X उधर जाएगा तो ये 4 इधर आएगा और ये 3 इधर आएगा, मतलब यहाँ पर क्या सिचुएशन हो जाएगी? ये सिचुएशन हो जाएगी 27, ये 4 उधर जाएगा ना, तो ये 4 इधर, ये 3 इधर आएगा, तो ये आप नीचे लिख लें, और ये X तो हमारे पास इधर आ गई, मैंने इसका डायरेक्शन भी आप लोगों को बताया है, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लें, ये तो सिंपल है। देखिए, अब देखिए ये 3 और 9 3 27, ठीक है, मतलब इधर 27 कट गया 3 के साथ, तो ये 9 बच गया, तो पीछे हमारे पास क्या रह गया? 9 × 4 = X, ठीक है। मतलब आप देखिए 9 4 36, X की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई? 36, और X हमारे पास क्या थे? वो गर्ल्स की तादाद थी कि क्लास में गर्ल्स की तादाद कितनी है। तो देखिए बॉयज़ की तादाद हमें बताया गया था 27, और गर्ल्स की तादाद हम निकाल लिए, X की वैल्यू 36, ठीक है। तो मतलब ये हुआ कि क्लास में गर्ल्स की तादाद कितनी है हमारे पास? 36 है, ठीक है। तो ये ऑप्शन इधर मौजूद है, करेक्ट ऑप्शन हमारे पास क्या है? बी है,
ठीक है, तो इंशाल्लाह इसके आप लोग को समझ आ गया। अगर आपने इसको वेरीफाई करना है कि हमारा ऑप्शन करेक्ट है या गलत है तो देखिए, अब बॉय और गर्ल की रेशियो हमारे पास क्या थी, 3/4 थी ना। अब देखिए, अब बॉयज़ तो हमारे पास कितने हो गए, उन लोगों ने मैं पहले बताया था 27, और गर्ल्स हमने निकाल लिए 36, ठीक है, और ये 3/4, ठीक है। अब आप इसको सिंप्लीफाई करें, देखिए अब फॉर एग्जांपल मैं इस तरह करता हूँ, 9 वाला टेबल लेता हूँ। अब देखिए 27 पे 9 वाला टेबल कितनी बार जाता है, 3 बार, और 36 पे 4 बार। तो देखिए ये हमारे पास क्या रहेगा, 3/4 इज इक्वल टू 3/4। जब ये आपस में वेरीफाई हो, मतलब सेम हो गए, तो इसका मतलब हमारा जो हमने जो आंसर निकाला है वो भी हमारे पास करेक्ट है, ठीक है। तो इंशाल्लाह इसकी आप लोग को उम्मीद करता हूँ कि समझ आ गई होगी, ठीक है। अच्छा, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की जानिब जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि व्हाट विल बी द पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल हैविंग लेंथ एंड विड्थ 7 सेंटीमीटर। एक रेक्टेंगल है, उसकी लेंथ हमारे पास कितनी है, 7 सेंटीमीटर, और उसके जो विड्थ है रेक्टेंगल का, रिस्पेक्टिवली इधर लिखा हुआ है 6 सेंटीमीटर। ये इनकी लेंथ और विड्थ है, किस चीज़ की, एक रेक्टेंगल की। अब हमसे कह रहे हैं कि उसका आप पैरामीटर मालूम करें इस रेक्टेंगल का, ठीक है। तो पैरामीटर, रेक्टेंगल का पैरामीटर किस तरह देखते हैं, किस तरह निकालते हैं, तो ये देखें, इसका जो फार्मूला है वो है 2 इंटू लेंथ प्लस विड्थ। ये इसका फार्मूला है पैरामीटर निकालने का, किसका, रेक्टेंगल का, ठीक है। अब देखें, तो ये हमारे पास हो जाएगा 2, और लेंथ हमारे पास कितनी है, 7 सेंटीमीटर, प्लस विड्थ हमारे पास कितनी है, 6 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये हमारे पास रह जाएगा 2, और ये आपस में जमा हो जाए तो क्या हो जाएगा हमारे पास 13 सेंटीमीटर, ठीक है। अब जब 13 सेंटीमीटर 2 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो क्या रह जाएगा, 26 सेंटीमीटर, ठीक है। तो इस रेक्टेंगल का पैरामीटर हमारे पास क्या आ गया, 26 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये ऑप्शन इधर मौजूद है, ये आप लोग देख लें। मतलब अगर एक रेक्टेंगल का लेंथ 7 सेंटीमीटर हो और विड्थ 6 सेंटीमीटर हो तो उसका जो पैरामीटर हमारे पास आएगा वो 26 सेंटीमीटर आएगा। तो उम्मीद करता हूँ इसकी भी आप लोग को इंशाल्लाह समझ आ गई होगी। अच्छा, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की जानिब जाते हैं। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास कि द 3 एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल। एक हमारे पास कोई भी ट्रायंगल है, ठीक है, ठीक है, ये हमारे पास एक ट्रायंगल है, ठीक है। अच्छा, आर इन द रेशियो, इनके जो एंगल्स हैं, मतलब एक जो यहाँ पर बन रहा है, एक यहाँ पर बन रहा है, एक यहाँ पर बन रहा है, ये जो 3 एंगल हमारे पास है इसके, वो कौन सी रेशियो में है, 1:1:2, ठीक है। द एंगल्स विल बी व्हाट, इनमें से कौन से एंगल है जो कि ये ट्रायंगल हमारे पास शो कर रहा है, ठीक है। अच्छा, तो हम चेक करते हैं। पहले तो आप लोग ये याद रखें कि एक ट्रायंगल जो होता है ना, उसका जो मजमूई तादाद होती है एंगल्स की वो 180 के बराबर होती है। ये बात आप लोग याद रखें, चाहे वो जोन सा ट्रायंगल हो, उसका ट्रायंगल की कौन सी किस्म भी हो ना, लेकिन उनकी जो आप उनको सम अप करेंगे ना तो उसका जवाब हमारे पास 180 आएगा। ये बात आप लोगों ने याद रखनी है, ठीक है। अब देखें, अब जब आप 180 के, फॉर एग्जाम्पल 180 के अगर मैं 4 टुकड़े बना लूँ तो देखिए 180 के 4 टुकड़े कितने होते हैं, 45, 45, 45, 45, ठीक है। मतलब अगर एक, क्योंकि इधर रेशियो भी हमें 4 टुकड़ों में दिखे ना, 2 1 1, मतलब 4 टुकड़े हैं। तो अगर मैं 180 के 4 टुकड़े बना लूँ तो देखिए ये कितने होते हैं, 45, 45, 45, 45, ठीक है। अब वो कह रहे हैं कि इसमें जो एक एंगल है वो 180 का एक टुकड़ा है, यानी ये वाला जो एंगल फॉर एग्जांपल हमारे पास हो गया ये 45 डिग्री का है। इसी तरह इसका जो दूसरा टुकड़ा है वो भी 45 डिग्री का हो गया, ये वाला, ठीक है। अब फिर कह रहे हैं कि जो आखिरी टुकड़ा है वो हमारे पास 180 का मतलब 2 टुकड़े हैं, तो 2 टुकड़े को आप जमा कर लें, ये हमारे पास कितना होता है, 45 जमा 45, 90 डिग्री। तो ये वाला जो एंगल हमारे पास बन रहा है ये 90 एंगल का बन रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास जो 3 एंगल दिए गए हैं ट्रायंगल के 1:1:2 के फॉर्म में दिए गए हैं वो हमारे पास कौन कौन से हैं, 45 डिग्री, 45 डिग्री और 90 डिग्री। आप इनको जमा कर लें, 180 जवाब आपके पास आएगा। तो ये ऑप्शन हमारे पास इधर मौजूद है, एंड इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो हमारे पास सी है। तो उम्मीद करता हूँ इसकी भी आप लोग को इंशाल्लाह समझ आ गई होगी। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि हाउ मेनी मिनट्स आर देयर इन 3 और प्लस 30 मिनट्स। कह रहे हैं कि इसके अंदर कितने टोटल मिनट्स की तादाद है, ठीक है। तो देखिए पहले तो आप लोग ये बात याद रखें कि 30 मिनट्स एक तो हमें मेंशन किए गए, इसको तो आप साइड पर कर लें, ठीक है। मतलब ये 30 मिनट्स तो हमें पहले से दिए गए हैं। अब आपने क्या करना है, इसको चेंज करना है, इस जो 3 घंटे हैं इनको अपने मिनट्स में चेंज करने हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा 3 आवर, और 3 आवर पता है आपको, पता होगा कि एक आवर के अंदर कितने मिनट्स होते हैं, 60 मिनट, ठीक है। तो ये हमारे पास हो जाएगा 3 × 60 180 मिनट। मतलब 3 घंटों में हमारे पास 180 मिनट हो गए, और 30 मिनट तो हमें अलहदा इसके साथ दिए गए थे। तो इन दोनों को आप आपस में जमा कर लें, यानी 30 मिनट जमा 180 मिनट। ये आप देखें, अगर आप इसको आपस में जमा कर लें तो ये हमारे पास क्या आता है, ये देखें, आप इनको आपस में जमा कर लें, 0 0 0 और 8 × 3 11, एक ऊपर और 1 × 1 2, मतलब 3 घंटे और 30 मिनट्स। इसमें टोटल कितने हमारे पास मिनट्स होते हैं, 210 मिनट्स, और ये ऑप्शन इधर मौजूद है, ठीक है। अच्छा, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास के प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 56 इज व्हाट।
ठीक है। तो आप क्या करेंगे, पहले इसके फैक्टर बनाएंगे। ठीक है, तो 56 पे 2 वाला टेबल अगर आप लोग चेक कर लें तो देखिए हमारे पास कितनी बार आ जाता है, मतलब अगर हम 56 को 2 पे डिवाइड करें तो हमारे पास आता है 28। ठीक है, फिर आप 2 इस पे और जाता है तो देखिए 14 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए 14 फिर 2 पे डिवाइड हो सकता है तो हमारे पास क्या आ गया 7। अब 7 पे तो 2 वाला टेबल जाता नहीं है तो हम क्या करेंगे, सिर्फ 7 यूज़ करेंगे तो ये हमारे पास देखिए सिंप्लीफाई हो गया। ठीक है, मतलब ये सिंप्लीफाई हो गया। अब आपने क्या करना है, ये जो डेटा आपके पास इस साइड पे आया होता है इसको आपने क्या करना है, कलेक्ट करना है। ठीक है, इसको आप एक साइड पे कर लें, बाकी खैर आप रिमूव कर लेंगे कि इसको इसने सिंप्लीफाई कर लिया है। ठीक है, अब क्या करेंगे, आपने इस तरह लिखना है 2 ज़रबे 2 ज़रबे 2 ज़रबे 7। ये आपको प्राइम फैक्टराइजेशन देते हैं किसी भी जो है ना, अगर आपने नंबर निकालने होते तो आपने ये सेट वाला डेटा नहीं, इसको आपने निकालना है, इस तरह लिखना है। ठीक है, अब देखिए अब इसका जो प्राइम फैक्टराइजेशन है ना, ये आप क्या करने हैं, 2 कितनी बार है, 3 बार है, तो आपने क्या करना है 2 के ऊपर क्यूब लिख लेना है, जमा सॉरी मल्टीप्लाई बाय 7। ठीक है, मतलब इसका जो प्राइम फैक्टराइजेशन हमारे पास हो गया वो हो गया 7 ज़रबे 2 बाई 3। अब देखिए इधर हमारे पास करेक्ट ऑप्शन ये इधर मौजूद है, यानी 7 मल्टीप्लाई 2 बाई 2 की पावर 3। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ इसकी भी आप लोग को इंशाल्लाह समझ आ गई होगी। अच्छा, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की जानब जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास के +12 डिवाइडेड बाय -3 इज इक्वल टू व्हाट। ठीक है, तो आपने क्या करना है, +12 ऊपर लिखना है और नीचे -3 लिखना है, इसको आप डिवाइड कर लें। तो देखिए पहले तो आप इस साइड को डिवाइड कर लें। ठीक है, इस साइड को। अब देखिए अब ये हो जाएगा 12 पे 3 वाला टेबल 4 बार जाता है ना, तो हमारे पास जवाब तो इधर 4 आ गया। अब प्लस लिखना है माइनस लिखना है, उसका तायुन आप इधर से करेंगे, ये प्लस है और ये माइनस है, तो याद रखिए प्लस माइनस माइनस होता है। ठीक है, तो इसका जो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है वो -4 है। ठीक है, अच्छा अब नेक्स्ट क्वेश्चन की जानब जाते हैं। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास कि नंबर ऑफ टर्म इन द एक्सप्रेशन, कहते हैं कि इस एक्सप्रेशन के अंदर कितने टर्म्स है, 2x² + 3x + 4। तो मैंने आप लोग को पिछली वीडियो में भी समझाया था कि टर्म्स क्या होती है। टर्म्स ये देखिए, ये जो एक चीज़ लिखी हुई है ना जिसके अंदर कांस्टेंट होता है और वेरिएबल होता है, इसको एक टर्म कहते हैं। ठीक है, अब देखिए ये हमारे पास एक टर्म हो गई, फिर दरमियान में क्या इस्तेमाल हुआ है, ऑपरेशन। ठीक है, ये हमारे पास टर्म हो गया, फिर ये ऑपरेशन, फिर देखिए एक दूसरी टर्म, फिर ऑपरेशन, फिर एक दूसरी टर्म। ठीक है, तो ये देखिए कितने टर्म हमारे पास हो गए, 1 2 3। ठीक है, तो मतलब हमारे पास कितने टर्म्स हो गए, 3 टर्म। तो पहले तो आप इसका जवाब देख लें, इधर मौजूद है कि इसके अंदर 3 टर्म्स है। तो 3 टर्म्स वाला आपको याद होगा, 3 टर्म्स हमारे पास कौन सा वो होता है, ट्राइनॉमियल एक्सप्रेशन होता है। तो ये भी एमसीक्यूज भी याद रखेंगे। ठीक है, ये एक ट्राइनॉमियल एक्सप्रेशन है और इसके अंदर 3 टर्म्स है। ठीक है, अच्छा अब नेक्स्ट क्वेश्चन की जानब जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास के 2 एक्सपोनेंट 0 इज इक्वल टू व्हाट, यानी 2 की पावर 0 किसके बराबर है। तो आपने याद रखना है कि एनीथिंग पावर 0, कोई भी चीज़ हो जिसकी पावर 0 होगी वो 1 के बराबर होगा। बस ये एमसीक्यूज आपने याद रखना है कि एनीथिंग पावर 0 इज इक्वल टू 1। ठीक है, मतलब अगर 2 की पावर 0 लिखा हो तो ये भी 1 है। ठीक है, इसी तरह 3 की पावर 0 तो ये भी 1 है, तो एनीथिंग पावर 0 इज इक्वल टू 1, तो बी ऑप्शन हमारे पास करेक्ट है। अच्छा, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि इफ 5x + 11 इज इक्वल टू 31 देन द वैल्यू ऑफ x + 4 इज इक्वल टू व्हाट। तो आपने क्या करना है, पहले ये जो ऊपर इक्वेशन दी गई है इससे आपने x की वैल्यू निकालनी है। वो जब आप x की वैल्यू निकालेंगे ना तो ये भी आपके लिए इजी रहेगा। तो हम क्या करेंगे, पहले इसको उठाएंगे, 5x + 11 इज इक्वल टू 31, तो ये हमारे पास हो जाएगा 5x इज इक्वल टू 31 और ये 11 इस साइड पे जाएगा तो ये -11 हो जाएगा क्योंकि इधर ये प्लस है। ठीक है, अब देखिए हमारे पास क्या हो जाएगा, 31 - 11, ये हमारे पास रह जाएगा 20। ठीक है, मतलब ये हुआ कि 5x इज इक्वल टू 20। ठीक है, अब देखिए अब ये x इधर ही रहेगा और 5 उस साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा, यानी x इज इक्वल टू 20/5। ठीक है, तो ये हमारे पास आ जाएगा 4। ठीक है, x की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, 4। अब देखिए x की वैल्यू आपको मालूम हो गई ना, तो x + 4 हमारे पास क्या हो जाएगा, देखिए x की वैल्यू इधर पुट करो 4 और साथ में और 4 दिए, तो मतलब x + 4 इज इक्वल टू 8। ठीक है, तो ये ऑप्शन इधर मौजूद है। ठीक है, अच्छा अब नेक्स्ट क्वेश्चन की जानब जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास के एन एंगल मेजरिंग लेस देन 90 इज कॉल्ड व्हाट। ठीक है, तो आपने पहले याद रखना है, अगर कोई भी एंगल 90 के बराबर हो तो उसको कहते हैं राइट एंगल। ठीक है, और अगर कोई भी एंगल 90 से बड़ा हो, ठीक है, 90 से अगर वो बड़ा हो तो उसको कहते हैं ऑब्ट्यूस एंगल, चाहे वो 91 ही क्यों ना हो। ठीक है, और अगर कोई भी एंगल 90 से कम हो तो उसको कहते हैं एक्यूट एंगल। ठीक है, तो इसमें जो एन एंगल मेजरिंग लेस देन 90, चाहे वो 89 ही क्यों ना हो वो एक्यूट एंगल होगा, चाहे वो 40 क्यों ना वो एक्यूट एंगल होगा, जो भी हो 90 से कम हो तो वो एक्यूट होगा, 90 से अप होगा 91 हो जो भी हो वो हमारे पास ऑब्ट्यूस एंगल होगा। तो इसमें जो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है वो एन एंगल मेजरिंग लेस देन 90 इज कॉल्ड एक्यूट एंगल। ठीक है, तो इंशाल्लाह इसकी भी आप लोगों को समझ आ गई होगी। अच्छा, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की जानब जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि व्हाट इज 3/10 डिवाइडेड बाय 1 × 4/5। ठीक है, कह रहे हैं कि अगर हम 3/10 को डिवाइड
डिवाइडेड बाय किसका 4/5, ठीक है। तो असल में ये जो इस तरह का चीज़ लिखी होती है कि 1/4/5, इसका क्या मतलब होता है, ठीक है। तो देखिए ये जो हमारे पास होता है ना, ये हमारे पास असल में कोशंट होता है। क्या होता है? कोशंट। और ये जो हमारे पास होता है ये हमारे पास रिमाइंडर होता है, और ये जो हमारे पास होता है ये हमारे पास डिवाइडर होता है। तो ये इसको आपने इस तरह की चीज़ को आपने कैसे सॉल्व करना है, नॉर्मल वैल्यू में कैसे लाना है, इसका जो सिंपल तरीका है वो ये है, आपने ये फार्मूला याद रखना है। पहले आप क्या करेंगे, इन कोशंट को डिवाइडर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। फिर इसका जो रिजल्ट आएगा उसके साथ आप क्या करेंगे, ये जो ऊपर रिमाइंडर होता है उसको ऐड करेंगे, और फिर नीचे इसको डिवाइडर पे डिवाइड करेंगे, ठीक है। मतलब मेरी बात का क्या मतलब हुआ, ये देखें आप यहाँ पर ये जो 1/1 × 4/5 दिया गया है, इसमें देखिए कोशंट हमारे पास क्या है, 1 है। देखिए मैंने इधर 1 लिख लिया, ठीक है। फिर क्या करना है, आपने इसको डिवाइडर के साथ मल्टीप्लाई करना है, यानी 5। इसका जो सम आएगा उसके साथ आप क्या करेंगे, रिमाइंडर को ऐड करेंगे, यानी 4 को, ठीक है। फिर क्या करेंगे, नीचे आपने डिवाइडर लिखना है। डिवाइडर हमारे पास क्या था, 5, ठीक है। अब इसको सिंप्लीफाई करें, देखें इसको जब आप सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हमारे पास क्या आएगा, 1 × 5, 5 + 4/5, यानी 9/5, ठीक है। तो देखिए तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो लिखा होता है कि 1/4/5 ये असल में बराबर होता है 9/5। क्या होता है, 9/5। तो अगर आप लोग कहते हैं कि ये 9/5 को 1 × 4/5 में क्यों लिखा गया होता है, तो देखें अब अगर फॉर एग्जांपल ये 9/5 को मैं डिवाइड करूं, देखें अब 9 पे तो 5 वाला टेबल जाता नहीं है, तो हम क्या करेंगे, पहले सिंपल एक बार जो है ना 9 पे ले जाएंगे। तो देखिए एक बार जाएगा तो ये हमारे पास देखिए पीछे रिमाइंडर क्या रह जाता है, 4 रह जाता है। अब आप लोग खुद ही देख लें ये हमारे पास क्या हो गया, डिवाइडर है कि नहीं, देखिए 5 इधर लिखा हुआ है कि नहीं। फिर आप इसको देख लें, ये देखिए ये हमारे पास कोशंट है कि नहीं, तो देखिए इस साइड पे लिखा हुआ है कि नहीं, ठीक है। फिर आप देखें इसको देखें, ये रिमाइंडर है कि नहीं, ऊपर लिखा हुआ है कि नहीं। तो इसका मतलब यही होता है। तो मतलब 1 × 4/5 ये असल में किसके बराबर है, 9/5 के बराबर है, ठीक है। अच्छा अब देखें, अब उम्मीद करता हूँ बाद की तरफ बातें हैं क्योंकि आप लोगों को समझ आ गई होगी इंशाल्लाह। अच्छा अब क्वेश्चन में कह रहा है कि 3/10 डिवाइडेड बाय 1 × 4/5, इसका जवाब हमारे पास क्या आएगा। तो हम क्या करेंगे, ऊपर 3/10 लिखेंगे, डिवाइडेड बाय 1 × 4/5, ये तो अभी हमने निकाल लिया कि किसके बराबर होता है, 9/5 के, ठीक है। तो अब देखिए ये जब ऊपर जाएगा ना तो इसके साथ जब मल्टीप्लाई होगा तो ये चेंज हो जाता है, मतलब ये 3/10 ये जब ऊपर जाएगा तो ये मल्टीप्लाई होगा, लेकिन इसके जो नॉमिनेटर है डिनोमिनेटर वो कन्वर्ट हो जाएंगे आपस में। मतलब ये नीचे 9/5 है तो ऊपर जाके क्या हो जाएगा, 5/9 हो जाएगा। तो आप देखिए आप इसको आपस में सिंप्लीफाई करें तो ये हमारे पास देखिए 5 वाला टेबल 10 पे जाता है ना 2 बार, इसी तरह 3 वाला टेबल 9 पे जाता है 3 बार, ठीक है। तो ऊपर वाली चीज़ें तो सब कट गई, ऊपर मतलब 1 बच गया, और नीचे हमारे पास क्या बच गया, 2 × 3। तो 2 × 3 हमारे पास क्या आ जाएगा, 1/6, ठीक है। देखिए 1/6 आंसर इधर मौजूद है, ये हमारे पास 1/6 सी ऑप्शन हमारे पास इधर मौजूद है। अच्छा तो उम्मीद करता हूँ इसकी भी आप लोग इंशाल्लाह समझ आ गएगा। फिर भी कोई कंफ्यूजन हो तो आप लोग मुझसे व्हाट्सएप पर पूछ सकते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की जानिब जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास कि विच डिसिमल इज इक्विवेलेंट टू 1/100, ठीक है। तो देखिए ये हमारे पास लिखा हुआ है 1/100, तो इसमें देखिए हम अगर हम 1 को 100 पे डिवाइड करें तो ये हमारे पास किसके बराबर आता है, ये हमारे पास बराबर आता है 0.01। तो देखिए 0.01 हमारे पास इधर मौजूद है, तो बी ऑप्शन करेक्ट है। अब अगर आप लोग चाहते हैं कि ये 0.01 किस तरह 1/100 के बराबर है, देखें अगर मैं लिखूँ 0.01, ठीक है। अब देखो मैं इस पॉइंट को जब खत्म करूंगा तो इधर क्या लगाऊंगा, इस पॉइंट के नीचे 1 लगाऊंगा, और फिर इस सिफर के नीचे एक सिफर, और फिर इस 1 के नीचे दूसरा सिफर। देखिए ये पॉइंट तो हमारे पास कट गया था ना, तो ये फिर क्या रह जाता है 1/100। तो इसका मतलब ये हुआ कि 1/100 हमारे पास बराबर होता है 0.01, और ये ऑप्शन हमारे पास इधर भी ऑप्शन मौजूद है, ठीक है। तो इंशाल्लाह इसकी भी आप लोग को समझ आ गई होगी। अच्छा अब नेक्स्ट क्वेश्चन की जान जाते हैं कि फाइंड द रेडियस ऑफ, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास कि फाइंड द रेडियस ऑफ अ सर्कल हुज सर्कमफेरेंस इज 12.56, यानी एक सर्कल है उसका जो सर्कमफेरेंस है वो है 12.56 मीटर, उसका आपने क्या निकालना है, रेडियस निकालना है, ठीक है। तो ये तो मैंने आप लोग उस दिन भी समझाया था कि सर्कमफेरेंस क्या होता है, रेडियस क्या होता है। तो देखिए ये जो हमारे पास एक सर्कल होता है ना, ये इसका ये जो यहाँ से लेकर यहाँ तक जितना भी ये मतलब ये गोल जो सर्कल होगा ये पूरा के पूरा सर्कमफेरेंस कहलाता है। मतलब यहाँ से ये शुरू हुआ और यहाँ पर ये जो खत्म हुआ ये सारा सर्कमफेरेंस कहलाता है, ठीक है। और सर्कमफेरेंस का फार्मूला हमारे पास क्या था, ये उस दिन मैंने आप लोग को कुछ भी दिया था और समझाया भी था कि 2πr। अच्छा और ये जो इस सिरे से लेकर ये सेंटर तक फासला होता है इसको कहते हैं रेडियस, और इस साइड से लेकर दूसरे साइड तक जो फासला होता है इसको कहते हैं डायमीटर। अब यहाँ पर जो बात हो रही है वो सर्कमफेरेंस की हो रही है और रेडियस की हो रही है। तो कह रहे हैं कि सर्कमफेरेंस हमारे पास 12.56 है, तो रेडियस क्या होगा। तो देखिए आप लोग क्या करेंगे, सिंपल सर्कमफेरेंस का फार्मूला लिख लें, सर्कमफेरेंस इक्वल टू 2πr, ठीक है। अब हमसे रेडियस मांगा जा रहा है तो हम क्या करेंगे, सर्कमफेरेंस इक्वल टू 2π, और इस रेडियस को आप खैर बड़ा r लिख लें क्योंकि हमें इसकी वैल्यू चाहिए, ठीक है। अब सर्कमफेरेंस हमें दिया गया है 12.56 मीटर और रेडियस हमसे मांग रहे हैं तो 2π × r, ठीक है। अब देखिए अब ये हमारे पास हो जाएगा 12.56 मीटर और ये हो जाएगा 2 × π की वैल्यू डालें, पाई की वैल्यू हमारे पास है 3.14 मल्टीप्लाई बाय रेडियस। तो देखिए ये हमारे पास हो जाएगा 2628 × r और ये हमारे पास हो जाएगा 12.56 मीटर। अब देखिए अब रेडियस हमसे मांगा जा रहा है ना, तो हम क्या करेंगे, रेडियस को इधर रहने देंगे और ये जो 6.28 है ये इधर आके नीचे डिवाइड हो जाएगा, यानी 12.56 मीटर डिवाइडेड बाय 6.28,
ठीक है। अब जब ये सिंप्लीफाई होते हैं तो ये हमारे पास देखें, ये 6.28 वाला टेबल 12.56 पे 2 बार जाता है, तो हमारे पास रेडियस क्या आ गया, 2 मीटर। ठीक है, तो 2 मीटर इधर मौजूद है, देखिए आप लोग 2 मीटर हमारे पास इधर मौजूद है। सी ऑप्शन इज करेक्ट। ठीक है, अच्छा तो नेक्स्ट क्वेश्चन की जानिब जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, द सम ऑफ 3 कंसेक्यूटिव ऑड नंबर इज 51। यानी हमारे पास 3 कंसेक्यूटिव ऑड नंबर है, उनका जो सम है वो 51 है। तो हम क्या करते हैं, लेट सपोज, हम सपोज करते हैं। ठीक है, पहले तो आप लोग याद रखें कि ये फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास एक कंसेक्यूटिव नंबर है, सॉरी ऑड नंबर है 3, तो इसका जो दूसरा कंसेक्यूटिव नंबर होता है वो हमारे पास क्या होता है 5, और फिर जो तीसरा कंसेक्यूटिव ऑड नंबर होता है वो हमारे पास 7 है। मतलब कितने का इजाफा हो रहा है, पहले फॉर एग्जांपल अगर मैं ये लोग कह रहे हैं कि 3 कंसेक्यूटिव ऑड नंबर, फॉर एग्जांपल मैं एक ऑड नंबर को x लिख लेता हूं, और जो हमारे पास दूसरा कंसेक्यूटिव ऑड नंबर है उसको मैं x+2 लिख लेता हूं। x+2 क्यों लिखा है, देखिए हर जो ऑड नंबर होता है उसके दरमियान कितना फासला होता है, 2 नंबर का फासला होता है। फिर जो तीसरा होता है उसके अंदर कितना फासला होता है, 4 नंबर का। तो इसलिए मैं क्या करूंगा, एक ऑड नंबर को x ले लेता हूं, दूसरे को x+2 ले लेता हूं, और तीसरे को x+4 ले लेता हूं। ये हमारे पास मैंने सपोज किया कि हमारे पास 3 कंसेक्यूटिव ऑड नंबर है जिनका सम हमारे पास 51 के बराबर आता है। अब ये x हमने मालूम करना है, अगर ये x हमने मालूम कर लिया तो हमें सारे नंबर का पता चल जाएगा कि वो कौन कौन से 3 नंबर है कंसेक्यूटिव ऑड नंबर है जिनका सम 51 के बराबर है। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, इन सब को आपस में ऐड करूंगा, x इंटू x+2 इंटू x+4 इज इक्वल टू 51। ठीक है, तो देखिए ये हमारे पास हो जाएगा x और x और x, ये हमारे पास हो जाएगा 3x प्लस 2 प्लस 4 6 इज इक्वल टू देखिए 51। ठीक है, अब इसको और सिंप्लीफाई करें, देखिए तो ये हमारे पास हो जाएगा 3x, ये 6 उस साइड पे आएगा तो 51 माइनस 6। ठीक है, तो अब देखें अब ये हमारे पास क्या रह जाता है, x 3x इज इक्वल टू, ये 51 से 6 जाएगा तो हमारे पास 45 रह जाएगा। अब देखिए ये x हो जाएगा 45 डिवाइडेड बाई 3, यानी x की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई 15। ठीक है, x की वैल्यू हमने निकाल ली है 15। ठीक है, अब देखें आप लोग, अब जब x की वैल्यू हमने निकाल ली है तो अगर x की वैल्यू 15 आ गई तो मतलब एक जो ऑड नंबर है वो हमारे पास 15 हो गया। अब दूसरा ऑड नंबर हमारे पास कौन सा था, x+2 था, यानी 15 + 2 17, ये हमारे पास दूसरा ऑड नंबर हो गया। इसी तरह जो तीसरा था वो था हमारे पास x+4 यानी 15 + 4 यानी 19। तो ये 3 हमारे पास ऑड नंबर है जिनका सम किसके बराबर है, 51 के बराबर है, यानी 15 + 17 + 19। आप इनको ऐड कर लें, इनका जवाब 51 के बराबर है। अब हमसे आगे क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, हमें उसको देखना है। उसमें हमसे कहा गया है कि जो 3 कंसेक्यूटिव ऑड नंबर है जिनका सम 51 के बराबर है, उनमें से सबसे लीस्ट वाला कौन सा है, यानी उनमें सबसे लीस्ट वाला सबसे जो छोटा छोटा नंबर है वो हमारे पास कौन सा है। ठीक है, तो ये तो मैंने आप लोग को नंबर बता दिए कि एक हमारे पास 15 एक 17 19 है, तो इसमें जो लीस्ट वाला है वो हमारे पास 15 है, और इसमें जो सबसे जो लार्जेस्ट वाला है वो हमारे पास 19 है, और इसमें जो सबसे जो मिडल वाला है वो हमारे पास 17 है। और इन 3 का सम किसके बराबर है, 51 के बराबर है, और ये तीनों कंसेक्यूटिव ऑड नंबर है। कंसेक्यूटिव का मतलब होता है एक दूसरे के पीछे। ठीक है, तो इंशाल्लाह इसकी भी आप लोग को समझ आ गई हो। तो हमारे पास जो सबसे लीस्ट वाला नंबर था कंसेक्यूटिव ऑड नंबर में, वो हमारे पास 15 आ गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की जानब जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास कि अ सेकंड इज अ यूनिट ऑफ टाइम, मतलब जो सेकंड है वो हमारे पास एक यूनिट है। यूनिट मतलब इकाई है किसकी, टाइम की, मतलब ये टाइम का एक किस्म का यूनिट है सेकंड। तो ये क्या होता है, ये किसके बराबर होता है, ये बराबर होता है 1/60वां हिस्सा। तो एक आप लोग को ये खुद भी पता होगा कि 60 मतलब एक सेकंड जो होता है वो एक मिनट का क्या होता है, 1/60वां हिस्सा होता है। तो अ सेकंड इज द यूनिट ऑफ टाइम विच इज 160th मतलब ये होता है कि ये 1/60वां हिस्सा है किस चीज का, ऑफ अ मिनट। ठीक है, तो मतलब सेकंड जो है ना, सेकंड वो 1/60 हिस्सा है मिनट का, और ये जो मिनट होता है ये 1/60 हिस्सा होता है किसका, हावर का। तो ये अपने दोनों एमसीक्यूज याद रखने। ठीक है, तो यहाँ पर हमसे सेकंड का पूछा जा रहा है तो हम क्या किस पे लगाएंगे, मिनट पे लगाएंगे। अगर हमसे पूछते कि अ मिनट इज अ यूनिट ऑफ टाइम विच इज 1/60th ऑफ अ व्हाट, तो फिर आप यहाँ पे हार पे लगाएंगे। ठीक है, मतलब मिनट जो है ना 1/60वां हिस्सा है हावर का, और सेकंड जो है ना 1/60वां हिस्सा है मिनट का। ठीक है, तो इंशाल्लाह इसकी भी आप लोगों को समझ आ गई होगी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की जानिब जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि द वेट ऑफ 25 बैग्स, यानी 25 बैग्स का जो वेट है वो हमारे पास 650 kg है। ठीक है, तो आप लोग क्या करेंगे, पहले इसका जो सिंपल तरीका वो ये है कि आप लोगों ने एक बैग का वेट निकालना है। तो हमारे पास ये हो जाएगा 1 बैग इज इक्वल टू 1 बैग हमारे पास हो जाएगा 650 डिवाइडेड बाय 25। तो देखिए इस पे आप लोग 25 का टेबल ले जाए, 25 का टेबल अगर इस पे जाए ना तो देखिए हमारे पास क्या रह जाता है, 650 को 25 पे डिवाइड करें तो ये हमारे पास हो जाएगा 25 दूनी 50। ठीक है, तो ये रह जाएगा हमारे पास 0 5 150। ठीक है, अच्छा फिर इसको आप थोड़ा और सिंप्लीफाई करें, 25 25 50 और 4 और 6। ठीक है, 26 बार जाता है। ठीक है, तो मतलब
650 डिवाइड बाई 25 किसके बराबर है? 26 के बराबर है। मतलब एक बैग वेट है वो 26 kg है, ठीक है। तो ये मतलब आपने याद रखना, एक बैग की जो वेट है वो आप लोगों ने याद रखना कि 26 kg के बराबर है, ठीक है। अब आगे पूछा गया है कि व्हाट विल बी द वेट ऑफ 40 बैग्स ऑफ शुगर, ठीक है। मतलब 40 बैग्स की फिर क्या कीमत, क्या जो है ना वेट होगा, ठीक है। तो आपने क्या करना है, 40 को सिंपली जो है ना 26 kg के साथ मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो अगर आप इनको आपस में मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास जो जवाब आता है वो आता है 1040 kg। मतलब 40 जो बैग्स होंगे उसकी जो वेट होगा वो हमारे पास क्या होगा, 1040 kg। तो अनफॉर्चुनेटली ये वाला ऑप्शन जो है ना मुझसे इधर मिस हो गया था, ठीक है। इंसान से गलतियाँ होती रहती है, तो मैंने यहाँ पर 1040 kg वाला जो ऑप्शन था वो मैंने इधर मेंशन नहीं किया और वही इसका करेक्ट ऑप्शन है। तो इसके लिए मैं एक दफ़ा फिर से सॉरी करता हूँ। इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, अपना ख्याल रखें, शुक्रिया।